हेलो veterans, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सामने एक मैंने लेटर लगा रखा है जो लीगल नोटिस का लेटर है, जो DSW और डिफेंस सेक्रेटरी को जो पिटीशनर्स हैं उनके वकील के माध्यम से दिया गया है। ये 12/8 को भेजा हुआ है। इस लेटर के बारे में काफ़ी कुछ आपको जानकारी YouTube से मिल गई होगी, लोगों ने अलग अलग तरीके से आपको बता रखा है। लेकिन जब ये लेटर मेरे पास आया तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि लेटर पर पिटीशनर और वकील दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए, तो इसमें पिटीशनर के सिग्नेचर नहीं थे। अब क्योंकि मैं लॉ का जानकार नहीं था तो मैंने जयपुर में अपने ही अच्छे जानकार किसी वकील से पूछा, उनको ये लेटर भेजा। उन्होंने कहा कि ये लेटर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें एक वो लिखा हुआ है, अंडर द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ। ये जो पहली लाइन है ये क्लियर कर देती है कि ये लेटर बिल्कुल उपयुक्त है। फिर हमने उनसे दूसरी चीज़ पूछी कि सर एक बात बताइए कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो लेटर है ये पिटीशनर ने दिया है जो केस हार गए हैं, तो क्या जो हारे हुए पिटीशनर हैं इस प्रकार का लीगल नोटिस सरकार को भेज सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ वो भेज सकते हैं। हमने पूछा फिर, तो उन्होंने जो क्यूरेटिव पिटीशन की बात की है उसका क्या होगा? बोला इसके दो साइड्स हैं, एक तो स्वयं जो पिटीशनर हैं वो अफेक्टेड हैं, ही कैन सेंड दिस लीगल नोटिस, और केस के भाग भी हैं। दूसरा जो केस हारे हुए हैं वो अलग केस है, हारे हुए केस के हिसाब से वो अपने क्यूरेटिव पिटीशन में भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी क्यूरेटिव पिटीशन का जो मैटर वो खुला हुआ है और वो 6 सितंबर तक क्लियर होगा, तो हमें वेट करना है कि 6 सितंबर तक क्या होता है। वैसे उनकी सलाह ये थी कि इनको डायरेक्ट ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना चाहिए था, इसमें ये टाइम वेस्टिंग वाली बात है। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार और इन वकीलों के बीच का मैटर है, तो मैं यहीं इसको ख़त्म करूँगा। अब मैं आगे आपको कुछ मेरे कमेंट्स हैं मेरे व्यूअर्स के, काफ़ी दिन से पड़े हुए हैं, उन पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। पहला तो है, मेरे कोई किसी व्यूअर ने कहा है कि मैं कैटेगरी बी हूँ और मैं ऑन रिक्वेस्ट पर आया हूँ, तो मेरा OROP2 का क्या होगा? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी कैटेगरी बी हूँ, ऑन रिक्वेस्ट पर आया हूँ। अब ऑन रिक्वेस्ट क्या होता है बताता हूँ आपको। एक ऑन रिक्वेस्ट तो वो होता है जो आप प्योरली अपनी रिक्वेस्ट पर जाते हो और आपका कोई भी रिलीज मेडिकल बोर्ड वगैरह नहीं होता है, क्योंकि आप बिल्कुल फिट हो। एक ऑन रिक्वेस्ट वो भी होता है कि जिस समय में मेडिकल कैटेगरी बी परमानेंट था, तो उस समय भारत सरकार ने आर्मी की स्ट्रेंथ को कम करने के लिए एक लेटर निकाला और उसमें कहा जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो कुछ जाने के लिए आपको ऑन रिक्वेस्ट पर ही जाना होता है। हमने भी अपना एप्लीकेशन लगाया और उसमें फिर आपको कोई ये सेल्टेड अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो एक प्रक्रिया से निकल करके आप मेडिकल के माध्यम से आते हैं और आपका रिलीज मेडिकल बोर्ड भी हुआ होगा। इस प्रकार के जो लोग आते हैं मेडिकल बोर्ड पे ऑन रिक्वेस्ट पे, वो इसमें ऑन रिक्वेस्ट नहीं माना जाता है, वो अपनी मर्जी से नहीं जाया जाता है, क्योंकि आप मेडिकल ग्राउंड पर आ रहे हो, वो एक अलग प्रक्रिया और आपका सेक्शन भी अलग होगा। आपका सेक्शन वो नहीं है जो शायद 13(3) थर्ड और आइटम 4 में शायद आपका है, उसमें आपका नहीं है, और JCOs का और वारंट ऑफिसर का उनमें 1B लगा हुआ, तो आप उसमें नहीं आते हो। एक ऑनरी नैप्सर जो केस है बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा क्या होगा। सर आपको बताएं कि आपका ऑनरी नैप्सर का केस बिल्कुल सेटल हो चुका है, भारत सरकार ने मान लिया है, उनका लेटर भी यहाँ से आ चुका है। 631 सर्कुलर पढ़ लें कि ऑनरी नैप्सर को OROP2 में रेगुलर नैप्सर की पेंशन मिलेगी। आप इसके बारे में चिंतित न हो। आपका पीछे का जो भुगतान पड़ा हुआ है वो मेन कारण है उसका कि वो कब तक दे पाते हैं। एक जो वकील साहब भी मैं अधिकतर बात करता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। वो कल उनका एक कमेंट आया था कि दीवान सिंह जी कुछ 1954 का एक्ट पढ़ लिया करो, डिस्पलिनरी अकाउंट पर कोई भी आदमी ऑन रिक्वेस्ट नहीं है। सर मैंने कोई भी डिस्पलिनरी अकाउंट की बात नहीं की है। 3 जो कानून थे, जो 3 सेक्शन थे, उन्हीं की बात की है। जो हमारे सर्कुलर में जो
आरोपी नोटिफिकेशन में है 7/11/2015 गलत दे रखे थे, आपने बताया था कि 2017 में बदल दिए, वही बताए हैं। हाँ, मेरे किसी व्यूअर ने ज़रूर ऐसा कहा था कि जो डिस्प्यूटेड ग्राउंड पर आते हैं वो भी उस सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, उनको आरोपी नहीं मिलेगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और मुझे इसका नॉलेज भी नहीं था। एक हमारे कोई सिपाही हैं, बोलते हैं हर सिपाही हवलदार रिटायर हो रहा है। ये बड़ी गलत फहमी है आपको। भाई सिपाही सिपाही होता है, हवलदार हवलदार होता है, हर सिपाही हवलदार कैसे हो जाएगा? हाँ, यह कह सकते हो आप, हर सिपाही जो MACP2 आ रहा है आज, उसको हवलदार के बराबर पेंशन बन जाती है क्योंकि उसके MACP के कारण, लेकिन रैंक उसकी सिपाही है, वो हवलदार नहीं है। आप इसको करेक्ट कर लें। अब मैंने कल एक सच्चाई क्या बताई, लोग अपने असली रंग में आ गए। एक पूछते हैं मेरे से, आप अपना योगदान बताएं। आप पता नहीं इनको योगदान पूछने की कहाँ जरूरत आई। पहले भी पूछा था किसी ने, भैया मैं आपको योगदान बताता हूँ अपना, आपको शायद आपको पता नहीं है, आप एक पार्ट्स रहे होंगे, हम दूसरे पार्ट्स में रहे होंगे। वहाँ पे पहली बार तो जो यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विस बना था वो मेरी ही सलाह पर बना था और मैंने अपनी ये सलाह अपने जो यूनियन है उसके चेयरमैन को दी थी और उस चेयरमैन उसका हिस्सा था, उसका यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन होने के नाते उन्होंने सलाह वहाँ सारे जितने भी वहाँ चेयरमैन वो दी थी उन्होंने सलाह मान ली थी और यूनाइटेड फ्रंट का गठन किया गया था। और मैंने कहा था बैंकों में एक UFBU होता है, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ बैंक यूनियन, वो सारे काम अपने इस फ्रंट से कराते हैं, इसलिए हमें भी ऐसा फ्रंट बनाना चाहिए। वो फ्रंट जो बनाया गया था वो मेरी सलाह पर ही बनाया गया था। उसके बाद आर्मी पेशर में मीटिंग हुई, आई वॉज देयर। DSW में मीटिंग हुई थी, आई वॉज देयर। OMGC की जो मीटिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट दिया था अपनी यूनियन की ओर से मैंने ही दिया था। और जितने भी वहाँ की बातें हैं, एक एक हरकत जंतर मंतर की, वो सारी हमें पता है क्योंकि रात को हम घर रहते थे और दिन में हम वहीं रहते थे, सारी बातों का पता है। और एक बार तो ऐसा हुआ था मेरे साथ, जब मैं JCOR के पक्ष में बोल रहा था तो वहाँ पर इन्हीं लोगों ने जो जंतर मंतर पर बैठे हुए कुछ गुंडे पाल रखे थे, जब मैं उसमें JCOR के पक्ष में बोला तो वो श्रीमान जी मेरे भाषण बंद होने के बाद आए और बोले कि आप JCOR के बारे में जब बोले लेकिन अफसरों के बारे में नहीं बोलोगे। कुछ अफसरों की बातें उसमें आ गई थी और अचंभे में रहा, ये क्या बात है, ये बोलने से भी रोका जा रहा है। और कुछ दिन के बाद वही व्यक्ति हमें दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर बैठा हुआ मिला सुस्त। मैंने भाई क्या बात है, मैं नाम भूल गया, उसका नाम जानता था। कुछ नहीं साहब, उन आदमियों के लिए जितना किया मैंने उतना ही मैंने बेइज्जती करके निकाल दिया। मैं ठीक है, मैं समझ गया सारी बातों को, वहाँ से चले आए। आप जान सकते हो एक एक चीज़ का हमें पता है, हमारा योगदान क्या था और क्या योगदान नहीं था। और आप पूछने वाले होते भी नहीं हो कि हमारा योगदान क्या था, बस हमारा पहुँचना ही वहाँ काफ़ी योगदान था। एक व्यक्ति ने लिखा अनशन पर बैठने वाले लोगों के नाम बताओ। भैया पहला तो ऐसा लगता है मुझे भाई कि आप ही अनशन पर बैठे थे, क्योंकि मैं नाम नहीं लिया किसी का, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अनशन पर बैठे थे। और दूसरा, यदि आप अनशन पर नहीं बैठे थे और आप, इसका मतलब आप जंतर मंतर पर थे ही नहीं, और जंतर मंतर थे तो आपको उनका नाम भी पता होगा, उनकी कंडीशन भी पता होगा और क्या हुआ था सारा कुछ पता होगा। एक हमारे बड़े गजब के व्यूअर हैं, नाम है उनका परमिंदर सिंह। परमिंदर सिंह लिखते हैं, बस एक बार लिखा मोदी भक्त। यार क्या नैरेटिव चला है देश में, अरे खुद भी परेशान रहते हो परमिंदर जी, दूसरों को भी परेशान करते हो फालतू में। अरे ये आप पॉलिटिकल नहीं है, हम यार यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल हैं, हमारे कहाँ मोदी भक्त वो आ गई। हाँ ये है कि मैंने एक सच्चाई बताई तो हो सकता है आपको लग गई हो, हम तो आदमी हैं, कम से कम हम तो सही तरीके से ही उसका आकलन करेंगे। अब मैं बताता हूँ मोदी भक्त और ये क्या होता है। देखो भक्त जो होता है ना वो भगवान का होता है, हम तो भगवान की पूजा करते हैं। दूसरा भक्त हम होते हैं अपने माँ बाप के, क्योंकि वो जन्म देते हैं और हमारा सारा पालन पोषण करते हैं। अब तीसरा भक्त मुझे बताइए, मैं 4 चीज़ कंडीशन रख रहा हूँ आपके साथ, मुझे किसका भक्त होना चाहिए। मनमोहन सरकार ने 1/1/2006 को 6वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी वो मिनिमम फिटमेंट टेबल लागू नहीं की, जिसमें हमें मैक्सिमम फायदा था, और उसको लागू किया मोदी सरकार ने 2016 में। उससे मेरी 2000 की पेंशन बढ़ी पर मंथ और 1,60,000 का एरियर मिला था। दूसरा, मनमोहन सरकार ने कोश्यारी कमेटी की 1300 करोड़ की सिफारिशें लागू नहीं की और उनको लागू किया 11,000 करोड़ लगा करके। मोदी सरकार ने
और उससे मुझे 3,500 का फ़ायदा हुआ था और मेरे 3.5 लाख के एरियर मिले थे। अब मैं दूसरा यहाँ आता हूँ। दिल्ली में श्री केजरीवाल की सरकार है, वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। वो पूरी दिल्ली में कहते हैं कि मैं पूरी दिल्ली को फ्री में पानी दे रहा हूँ। मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ। मैं पानी का बिल भरता हूँ हर हफ्ते 1,000 रुपये का, या तो प्राइवेट से या इनका ही पानी मैं खरीदता हूँ। और तो एक कंडीशन ये है। और एक और बताता हूँ मैं, अखिलेश यादव, वो भी ये पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। जब वैक्सीन देश में आई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई मोदी की वैक्सीन मत लगाना, और जब वैक्सीन आ गई तो सबसे पहले उन्हीं के परिवार ने वैक्सीन लगवाई थी। अब परमिंदर जी मुझे ये बताइए, मुझे किसका भक्त होना चाहिए? अब मैं तो समझ नहीं पाया। स्वाभाविक सी बात है, जो मुझे फ़ायदा पहुंचाएगा, जो मेरी चिंता करेगा, मुझे तो उसी का भक्त होना चाहिए। आप मोदी भक्त कहें या कुछ भी कहें, मुझे तो इससे फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि पता नहीं लोग आपस में इन पर की बातें करते रहते हैं, तो मैं उनका कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता नहीं। एक मेरे व्यूअर है, बड़ी शालीनता से पूछा उन्होंने कहा कि आर यू सेटिस्फाइड विद इट, यानी कहने का मतलब ये था उनका कि जो OROP का नोटिफिकेशन है, जो हमको OROP मिली है, क्या आप उससे संतुष्ट हो? नाम तो मैं लिखा नहीं यहाँ पर, मैं आपको सर बताना चाहूँगा। आप बताइए कि जो कोश्यारी कमेटी ने 1300 करोड़ का जो प्रावधान रखा था हमारी OROP का, वो आपको मिलती, या 11,000 करोड़ का जो आपको प्रावधान रख करके OROP दी गई है वो आपको मिलती, तो आपको संतुष्टि किस में मिलती? स्वाभाविक सी है, 1300 करोड़ से ज़्यादा संतुष्टि हमें 11,000 करोड़ में मिली होगी। अब संतुष्टि का जो लेवल है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की आप बात कर रहे हो, आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं होता। यदि हम अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को संतुष्ट कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी सारी प्रोग्रेस, सारी एडवांसमेंट, सारे बेटरमेंट, आपके आगे बढ़ने के सारे चांस खत्म हो जाते हैं। आदमी ज़िंदगी में जिस दिन संतुष्ट हो जाएगा, समझिए उसके जीवन का वो अंत है। हम कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्चा करते हैं, नई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं। OROP का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि इसमें काफ़ी संभावना है सुधार की, इसलिए संतुष्टि होने का तो मतलब है ही नहीं। और न मैंने संतुष्टि की बात कही, सिर्फ मैंने तो एक बात बताई थी कि 1300 करोड़ में यदि OROP दे रही थे तो फिर 11,000 करोड़ का लेना देना क्या था। और मैं आपको बताता हूँ, जो OROP का अनशन वाली बात जो कर रहे थे, हमें पता है वहाँ का कि जब 2015 में जब जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने कह दिया था 5,500 करोड़ से ज़्यादा हम खर्चा नहीं कर सकते, और एक स्टेलमेट आ गया था, और ये हो गया कि भारत सरकार OROP नहीं दे रही है। इस कंडीशन को आने के बाद हमारे जंतर मंतर पर भूतपूर्व सैनिक आमरण अनशन पर बैठे थे, और उसी के दबाव में OROP आई थी। अदरवाइज जो जितना भी एजिटेशन हो रहा था उसका एक स्टेलमेट 5,500 करोड़ का आ गया था, लेकिन क्योंकि वह दबाव पड़ गया था, और दबाव भी किसने डाला था, क्योंकि अभी मैं उसका नाम लूँगा तो लिबरल गैंग टूट पड़ेगा फालतू में, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका। उसके दबाव में आकर के भारत सरकार को झुकना पड़ा था और 11,000 करोड़ का इंतजाम करना पड़ा था, और उसी के दबाव में ये OROP मिली थी। वो अलग बात है, देश को आज़ादी किसी ने दिलाई, किसी ने अपनी जान की आहुति दी, बच्चों की आहुति दी, और नाम किसी का हो गया। उसी प्रकार इस OROP का हो रहा है, काम किसी का था और नाम का कोई कर रहा है। जो काम करने वाले थे वो तो अब भी बाहर नहीं आ रहे हैं, और इस प्रकार की जो बातें हैं वो सामने बाहर आती रहेंगी, हम और भी चीज़ें बताते रहेंगे। और अब मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।